OLE, the utopian world of online education. Hello students, welcome to OLE. I am your chemistry teacher and I am back with the next lecture on polymers. So in this lecture, I am going to discuss about some important polymers which are biodegradable and those polymers which are categorized under the category of rubbers. Now what rubber actually means is a polymer or a molecule which can change its shape when some external force is applied. कोई फोर्स लगाते हैं बाहर से तो वो एक्सपैंड हो जाए एंड व्हेन द फोर्स इज रिमूव्ड इट विल रीगेन द ओरिजिनल शेप. सपोज दिस वाज द शेप, तो अगर इसमें फोर्स लगाया जाए एंड इट शोज द बिहेवियर लाइक अ स्प्रिंग, ये एक्सपैंड हो जाए और जब फोर्स हटा दी जाए तो ये वापस अपने शेप में आ जाए कॉन्ट्रैक्ट होकर के. तो इस तरह के सब्सटेंस को बोलते हैं रबर. नाउ नेचुरल रबर इज ऑब्टेन्ड एज अ प्लांट लेटेक्स. रबर का प्लांट होगा जनरली फाउंड ऑन द साइड्स ऑफ श्रीलंका. तो इस तरह की जो प्लांट्स होते हैं उन प्लांट्स की बार्क पर कुछ कट लगाए जाएंगे. आफ्टर मार्किंग दोज कट्स ऑन द बार्क ऑफ द प्लांट, द लेटेक्स फ्लोज आउट एंड दैट लेटेक्स इज अ वाइट कोलॉइडल सोल्यूशन. वो एक वाइट कलर का कोलॉइड होगा विच ऑन सेटलिंग गिव्स आउट रबर. नाउ द की कंपोनेंट इन दैट लेटेक्स इज, डू यू रिमेंबर द 1,3-butadiene स्ट्रक्चर? वैसा ही स्ट्रक्चर है बट देयर इज अ स्मॉल चेंज. जो यहां पर हाइड्रोजन होता है इन केस ऑफ 1,3-butadiene, that is replaced by CH3. Now this is called isoprene. तो अगर आइसोप्रीन का पॉलीमर बना दिया जाए, that polymer will be called polycis isoprene. Like this. अब इसमें क्या हुआ कि ये जो डबल बॉन्ड्स थे, दोज डबल बॉन्ड्स हैव बीन ब्रोकन. इनको ब्रेक करके यहां पर एक वैलेंसी ओपन हो गई और एक वैलेंसी इस तरफ ओपन हो गई. द सेम थिंग अप्लाइज टू दिस कार्बन एंड दिस कार्बन. इनकी भी तो वैलेंसी ओपन हो गई थी, तो दे फॉर्म्ड न्यू बॉन्ड बिटवीन देमसेल्व्स. तो ये एक नया स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है विच इज अ पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर एंड इज कॉल्ड पॉलीआइसोप्रीन. अब because of this position of CH3, it can be of two types. It can be polycis isoprene or it can also be polytrans isoprene. Now these are the structures of polyisoprene. ये है polycis isoprene और ये है polytrans isoprene. दोनों में एक छोटा सा फर्क है. The difference is of this CH2. See, जो चेन का फॉर्मेशन हो रहा है उसमें जो ग्रुप चेन बना रहा है, अगर वो ग्रुप हर मॉलिक्यूल में रहे एक ही तरफ, तो इस तरह के फॉर्मेशन को बोलेंगे पॉलीसिस आइसोप्रीन. दिस इज पॉलीसिस आइसोप्रीन. ऑन द अदर हैंड, अगर ये वाला ग्रुप जो चेन फॉर्म कर रहा था, द CH2 विच इज लिंक्ड टू द नेक्स्ट मॉलिक्यूल, ये CH2 अगर दोनों अलग अलग दिखाई पड़े, जैसे कि इस तरफ ये CH2 इज ऑन दिस साइड, जैसे यहां पर CH2 पहले राइट साइड पर था और यहां पर राइट साइड पे है और राइट साइड पर फिर से है. इन दिस केस राइट साइड पर है बट अगला लेफ्ट साइड पर आ गया, फिर अगला राइट साइड पर है, फिर अगला लेफ्ट साइड पर आ गया. ओके, तो ये चीज होती है. अब यहां पर जैसे था कि दोनों राइट साइड पर थे, अगेन इन द नेक्स्ट मॉलिक्यूल अगर वो लेफ्ट साइड पर है, दोनों लेफ्ट साइड पर हैं, तो वट एवर द सीन इज कि दोनों ग्रुप्स अगर सेम साइड पर कभी मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉलीसिस आइसोप्रीन. अगर दोनों ग्रुप्स अलग अलग साइड से मिलते हैं तो इसको बोलते हैं पॉलीट्रांस आइसोप्रीन. अब अगर मैं स्पेसिफिक हो जाऊं तो बीइंग अ बिट स्पेसिफिक, दिस वन इज कॉल्ड द नेचुरल रबर. ये नेचुरल रबर है. दिस इज नॉट नेचुरल रबर, इट्स कॉल्ड गुट्टा परचम.
तो ये इनके कॉमन नेम्स हैं. नाउ अबाउट द नेचुरल रबर, ऐसा होता है कि दिस नेचुरल रबर इज नॉट वेरी ड्यूरेबल. ये बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ड्यूरेबल नहीं है. द प्रॉब्लम इज कि यहाँ पर जो पॉलीसिस आइसोप्रीन चेन्स हैं, आई विल रिप्रेजेंट देम लाइक दिस. इस तरह की कई सारी चेन्स होंगी रनिंग पैरेलल टू ईच अदर. इन नॉन स्ट्रेच्ड कंडीशन ये चेन्स ऐसी दिखाई पड़ेंगी, बट स्ट्रेच्ड कंडीशन में वो ऐसी हो जाएंगी या एक्सटेंसिव फोर्स लगाने के बाद दे विल बिकम स्ट्रेट. नाउ द प्रॉब्लम इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ लॉट ऑफ क्रॉस लिंकिंग, बहुत सारी क्रॉस लिंकिंग ना होने की वजह से these chains can slide on each other and the molecule can break. तो इस वजह से ये होता है कि जो नेचुरल रबर या पॉलीसिस आइसोप्रीन है दैट इज नॉट वेरी ड्यूरेबल, ये बहुत ड्यूरेबल नहीं है. और बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ड्यूरेबिलिटी इट डज नॉट हैव अ लॉट ऑफ एप्लीकेशंस. अब यहाँ पर ड्यूरेबिलिटी से मेरा मतलब है टेंसाइल स्ट्रेंथ, about resistance to chemicals, absorption of water, ability to withstand temperature range, टेम्परेचर रेंज को बियर करना. तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं विच कम अंडर दिस कैटेगरी. अब ये डिफाइन करने के लिए सफिशिएंट है कि नेचुरल रबर की टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, रेजिस्टेंस टू केमिकल्स इज रिलेटिवली लेस, अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इज वेरी हाई. तो अगर एक सैंपल रख दिया जाए नेचुरल रबर का, इट विल एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ वाटर इफ केप्ट इन रेन. एबिलिटी टू बियर टेम्परेचर, इट कैन नॉट विथस्टैंड वेरी हाई टेम्परेचर्स, 20, 30, 40 डिग्री से ऊपर नहीं. So these are the problems with natural rubber. Now these problems can be very easily solved out. इनको बहुत easily sort out कर सकते हैं. We have one solution कि अगर मेरे पास ये poly isoprene chain है and somehow I can introduce cross linking between them. अगर कैसे भी करके मैंने इसके अंदर cross linking बना दिया तो यहाँ पर possibility हो जाएगी कि this molecule will now become very much durable. It will become hard and will have high tensile strength, can be used for load bearing purposes. तो इसके लिए what we can do, we can treat this polycis isoprene with sulfur. तो होता क्या है कि natural rubber is treated with 3 to 5% sulfur at high temperatures like 110 degrees Celsius or something. तो यहां पर देखने को मिलेगा कि डाइसल्फाइड ब्रिजेस विल बी फॉर्म्ड, सल्फर लिंकेजेस बन जाएंगे बीच में. ओके, क्रॉस लिंक्स फॉर्म हो गए. अब नाउ इट इज वेरी मच स्टेबल. तो ये जो चीज है, दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड वल्कनाइजेशन एंड द रबर फॉर्म्ड हियर इज कॉल्ड द वल्कनाइज्ड रबर. तो वल्कनाइजेशन ऑफ रबर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. It can straight away be asked as a 2-mark question. ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकते हैं अलग से कि what do you mean by vulcanized rubber or what is vulcanization of rubber? Why is it need to be vulcanized and what are the advantages? तो vulcanization of rubber करने के बहुत सारे फायदे हैं कि उससे tensile strength of rubber will increase, resistance to chemicals will increase manyfold, absorption of water decreases, and ability to bear temperatures also increases. Vulcanized rubber can withstand temperatures above 100 degrees Celsius as well. एक छोटा सा एग्जांपल है, suppose if we make a car tire with natural rubber. Now natural rubber is something which cannot bear high temperatures. It has the tendency to absorb a lot of water. तो अगर उस कार को ड्राइव किया जाए in a condition where lot of rainfall is being going on, तो ऐसे कंडीशन में that tire will absorb a lot of water and will become stiff. The tire can break and it can also become heavy. On the second hand, अगर हम ये देखते हैं कि let's not talk about rainfall this time. Suppose I have made a tire of natural rubber and I'm driving the car. It went for some 1 kilometer or something and the tire got heated up.
टायर विल बर्स्ट अवे एंड विल बर्न अवे. ओके, इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए व्हाट हैज़ टू बी डन इज कि उस रबर को करना पड़ता है वल्कनाइज, सो दैट जो भी चीज़ें मैंने बताई अभी अभी ये चीज़ें ना होने पाएँ. Now, vulcanized rubber finds a lot of importance in chemical industry. It is used to manufacture car tires, automobile tires, in fact, all the automobiles, for slippers, for many other purposes, vulcanized rubber can be used. It is also used to make gaskets in, you can say, the oil cylinders. ऊपर की पैकिंग बनाने के लिए बहुत सारे यूजेस हैं वल्कनाइज्ड रबर के, बिकॉज इट कैन विदस्टैंड केमिकल्स. बहुत अच्छे से रेजिस्टेंट है केमिकल्स के लिए. It is a good insulator of current as well. It does not absorb water and does not corrode away easily. तो ये सब बहुत सारे advantages होते हैं vulcanization rubber के. If asked as a 1 mark question, you can write it as natural rubber when treated with 3 to 5% sulfur at this high temperature. It forms a new kind of molecule which has cross links between the two polyisoprene chains. That is called vulcanized rubber. तो ये होता है वल्कनाइज्ड रबर या वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, डेवलपमेंट ऑफ क्रॉस लिंक्स बिटवीन दिस चेन. नाउ सम मोर काइंड ऑफ रबर्स दैट कैन बी डिस्कस्ड आर लिस्टेड ओवर हियर, लाइक ब्यूना S, ब्यूना N, द ब्यूटाइल रबर, देन वी हैव द पॉलीसल्फाइड रबर एंड द पॉलीयूरेथेन्स. अब इनकी बात कर लेते हैं एक एक करके कि व्हाट आर दीज एक्चुअली. तो पॉलीसल्फाइड रबर तब बनता है जब कोई इथिलीन डाइक्लोराइड molecule react करेगा with sodium polysulfide. Now this molecule is sodium polysulfide. सल्फर की वैलेंसी होती है 2. तो सल्फर has formed 2 bonds on this side. Apart from that, sulfur also has lone pairs. तो उस lone pair की वजह से it had formed a coordinate bond with the next sulfur atom. तो इस तरह के molecule को बोलते हैं sodium polysulfide. Now this sodium polysulfide when reacts with ethylene dichloride, 2 molecules of NaCl will be eliminated. इतना निकल जाएगा, बाकी चीजें आपस में जुड़ जाएंगी and we will get this polymer formed. This polymer is called polysulfide rubber or it is called thiocol. Okay, it's also called as GRP. तो ये सब कुछ नाम है इसके, GRP. The next one is the polyurethanes. अब पॉलीयूरेथेन्स क्या होते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल्स जहां जो कैरेक्टराइज्ड हों दिस लिंकेज के साथ, इस लिंकेज के साथ कैरेक्टराइज्ड हों. ओके, द मॉलिक्यूल्स व्हिच हैव दिस काइंड ऑफ लिंकेज इन देम आर कॉल्ड पॉलीयूरेथेन्स. अब ये होता क्या है? व्हेन इथाइलिन ग्लाइकॉल, दैट इज अ डाइहाइड्रिक अल्कोहल, तो जब इथाइलिन ग्लाइकॉल कंबाइन करेगा विद इथाइलिन डाई आइसोसाइनेट, ये दो कार्बन का कंपाउंड इथाइलिन, देन दिस इज कॉल्ड आइसोसाइनेट. ओके, आइसोसाइनेट. तो इथाइलिन डाई आइसोसाइनेट जब रिएक्शन करेगा इसके साथ, नाउ व्हाट हैपेंस इज दिस OH बॉन्ड इज पोलर एंड द हाइड्रोजन इज रेडी टू बी लिबरेटेड. तो यहां पर ये होता है कि दिस हाइड्रोजन गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन. वो उसके लोन पेयर पर हो जाएगा अट्रैक्ट एंड इट विल मूव देयर, जाके जुड़ जाएगा उस नाइट्रोजन के साथ, forming this kind of linkage. Now, for attaching on the nitrogen atom, what happens is कि lone pair से जो attachment हुआ, उसके बाद this bond will shift towards nitrogen, creating a single bond over here. तो यहाँ पर बन जाएगा एक single bond ये. And apart from that single bond, जो next group लगा हुआ है वो वैसे का वैसा लगा रहेगा. तो इस तरह के linkage जहाँ देखने को मिलते हैं, these are called polyurethanes. They are again a kind of synthetic rubber. Now, apart from these two, we have some more important names like Buna S and Buna N. एक क्वेश्चन बहुत आता है जो पूछा जाता है कि what is the difference in composition of Buna S and Buna N? Because दोनों के नाम लगभग सेम है. तो let's discuss the names, let's discuss the structures. अब जब स्ट्रक्चर की बात करते हैं, Buna S और Buna N में एक चीज कॉमन है and that is 1,3-ब्यूटाडाइन. दोनों में ये चीज कॉमन है. अब अगर ये जो फॉर्मेशन है ऑफ दिस रबर, इफ इट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन विद स्टाइरिन,
अगर कंबाइन कराते हैं 1,3-ब्यूटाडाइन एंड स्टाइरिन को, आई विल ड्रॉ द स्ट्रक्चर फर्स्ट, तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा लाइक दिस। ये हो गया 1,3-ब्यूटाडाइन। और स्टाइरिन होता है अगेन द सेम थिंग, इथीन मॉलिक्यूल, एक H रिमूव करके वहां लगा दिया बेंजीन रिंग। तो इन दोनों के बॉन्ड्स को ब्रेक कर दिए, और ब्रेक करने के बाद वी फॉर्म अ न्यू मॉलिक्यूल, एक नया मॉलिक्यूल यहां बन जाएगा। आफ्टर ब्रेकिंग दीज बॉन्ड्स वी विल गेट कि इस कार्बन की वैलेंसी ओपन हो गई, उसके बाद ये वाला कार्बन सिंगल बॉन्डेड, देन दिस कार्बन। नाउ इन दोनों कार्बन के बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, सो दे विल डेवलप अ डबल बॉन्ड ओवर देयर। वो एक बॉन्ड और नया बना लेंगे, वहां पर ऑलरेडी एक बॉन्ड था CH, देन सिंगल बॉन्ड CH2, और इसका एक बॉन्ड ओपन है जो जुड़ जाएगा इसके साथ। और यहां पर एक बॉन्ड ओपन रहेगा। नाउ दिस काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड ब्यूना S। ये ब्यूना S होता है। सेम थिंग कैन हैपन इफ दिस 1,3-ब्यूटाडाइन कंबाइंस विद एक्राइलोनाइट्रिल। अगर इसका कॉम्बिनेशन करा दिया जाए with acrylonitrile, like if I draw the structure, the structure will be like this। अब फिर से वही चीज है, एक्राइलोनाइट्रिल में क्या करना होता है, द सेम इथीन मॉलिक्यूल जिसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव्ड रहेगा और वहां पे लगा रहेगा साइनाइड CN, द नाइट्रिल पार्ट, लाइक दिस। तो यहां पर भी वही चीज है कि दिस बॉन्ड विल ब्रेक, जो डबल बॉन्ड्स हैं द डबल बॉन्ड्स विल ब्रेक, और जो एटम्स थे दे विल जॉइन टुगेदर। तो इधर एक वैलेंसी ओपन रहेगी, इस कार्बन की एक वैलेंसी ओपन है, इसकी भी एक ओपन है, दे विल फॉर्म अ डबल बॉन्ड। यहां हो गया CH, देन CH2। अब इस CH2 का एक वैलेंसी ओपन है, and that valency will join this one। okay, इसके आगे next is CH, और यहां लगा हुआ है CN। this has an open valency on this side। तो इस तरह की रिपीटिंग यूनिट बनेगी यहां पर। this is called ब्यूना N, और it's also called as GRN। this is called as GRS। ओके, तो ये सब कुछ नाम हो गए इनके। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट काइंड ऑफ रबर, दैट इज द ब्यूटाइल रबर। तो ब्यूटाइल रबर क्या होता है, इफ वी हैव टू मोनोमर्स जिनमें से एक होगा आइसोब्यूटीन, तो आइसोब्यूटीन कैन बी ड्रॉन लाइक दिस, 3 कार्बन की चेन, यहां पर एक ब्रांच और यहां एक डबल बॉन्ड। बाकी वी कैन सब्स्टिट्यूट द रिमेनिंग नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जितने भी हाइड्रोजन चाहिए टू सेटिस्फाई द वैलेंसीज। ये कंबाइन करेगा विद आइसोप्रीन। Now what is isoprene? I've told you, अगर कभी isoprene का स्ट्रक्चर याद रखना है, just remember the structure of 1,3-ब्यूटाडाइन, remove this hydrogen और this hydrogen, कोई भी एक हाइड्रोजन रिमूव करके add a CH3 over there, तो ये हो जाएगा like this। ऐसे। अब होता क्या है कि व्हेन दे पॉलीमराइज द बॉन्ड विल ब्रेक, डबल बॉन्ड्स टूट जाएंगे सारे। एज अ रिजल्ट ये जो मॉलिक्यूल है, दिस मॉलिक्यूल विल जॉइन दिस मॉलिक्यूल, सारी लिंकिंग इन दो कार्बन्स के बीच में होगी हमेशा। सो आई विल ड्रॉ इट लाइक दिस। मैं इन दोनों कार्बन्स को शो कर रहा हूं पहले। इट इज लाइक दिस, ये CH2, देन दिस कार्बन, और इसी कार्बन पर लगा हुआ CH3 और CH3 on both sides। अब this CH2 has an open valency, this carbon has an open valency, और ये जुड़ जाएगा इसके CH2 के साथ। नेक्स्ट दिस कार्बन, इसके पास एक CH3 लगा हुआ है ऑलरेडी, इसकी एक वैलेंसी ओपन है जो इस तरफ जुड़ जाएगी इसकी वैलेंसी के साथ। सो विल फॉर्म अ डबल बॉन्ड ओवर हेयर, और उसके बाद देन वी हैव द CH2 पार्ट विच इज सिंगल बॉन्डेड,
with one valency open। तो ये भी एक तरह का हो गया सिंथेटिक रबर, इट इज कॉल्ड द ब्यूटाइल रबर और GRI। These were some important synthetic rubber molecules. Now let's talk about some biodegradable polymers. तो जब पूछा जाता है एग्जाम में कि give an example of biodegradable polymer, तो you can write two very common examples. One of them is PHBV and the other one is nylon 2 nylon 6 या nylon 2,6, जो भी बोल सकते हैं इसको। अब देखते हैं कि दोनों बनते कैसे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल PHBV का पूरा नाम है पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट। अब इस नाम के बाद ये देख लेते हैं कि कितने कार्बन्स का कंपाउंड है, इट विल बी अ बिट इजियर। तो जहां पर ब्यूटायरेट की बात करी जा रही है, एक बार लगा होगा एक कंपाउंड हैविंग 4 कार्बन्स, देन वी हैव अ वैलेरेट, तो यहां पर एक कंपाउंड होगा हैविंग 5 कार्बन्स। ओके, अब इनकी बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इन केस ऑफ दिस PHBV, जो पहला मोनोमर रहेगा, दैट फर्स्ट मोनोमर इज 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, मतलब 4 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड जहां पर थर्ड कार्बन पर OH लगा हुआ है। इसका नाम हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। नाउ व्हाट हैपेंस इज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, जो भी OH लिंकेज दिख रहा है वो OH विल कंबाइन विद द COOH ऑफ द नेक्स्ट मॉलिक्यूल। जैसे कि इस मॉलिक्यूल का COOH विल कंबाइन विद द OH ऑफ दिस मॉलिक्यूल। ओके, ऑन द सेम लाइंस ये वाला जो H है ये जा रहा होगा विद द प्रीवियस मॉलिक्यूल, और यहां से जो OH जाएगा दैट विल गो टू द नेक्स्ट मॉलिक्यूल, जो भी नेक्स्ट मॉलिक्यूल आएगा इसका। तो ऐसे कंडीशन में व्हाट वी गेट इज अ मॉलिक्यूल व्हिच हैज पॉलीएस्टर लिंकेज। अब इसमें ये एक चीज है कि OH जो है दैट OH इज नॉट अटैच्ड टू द फर्स्ट कार्बन, इट इज अटैच्ड टू द सेकंड कार्बन। तो बिकॉज इट इज अटैच्ड टू द सेकंड कार्बन, जो फर्स्ट कार्बन रहेगा दैट विल अपीयर एज अ साइड चेन, यहां पर भी और यहां पर भी। तो यहां पर 2 कार्बन्स हैं जो आ रहे हैं साइड चेन। प्लीज मेक श्योर कि जो मोनोमेरिक यूनिट्स हैं ऑफ PHBV और पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट, इसके जो मोनोमर्स हैं वो है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड और 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज दिस नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 या नाइलॉन 2,6। अब इसके 2 कंपोनेंट्स हैं। One of them is an amino acid. If you remember, it is the optically inactive amino acid. A very important concept. It's glycine. सिर्फ एक ही होता है amino acid which is optically inactive. This one. जब ये रिएक्शन करेगा with this is aminocaproic acid. ये इसका कॉमन नेम है। IUPAC नेम कैन बी 6 कार्बन्स का कंपाउंड है ये, तो इट कैन बी 6 एमिनो हेक्सेनोइक एसिड। तो जब एमिनोकैप्रोइक एसिड रिएक्शन करेगा विद ग्लाइसिन, इट विल फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। इट इज अ पॉलीएमाइड, इसलिए बोला गया है कि ये नाइलॉन है। पॉलीएमाइड्स नाइलॉन कहलाते हैं जनरली, तो नाइलॉन इसलिए कहा जाएगा बिकॉज इट इज अ पॉलीएमाइड। 2 and 6 का यह मतलब ये है कि अगर ये फर्स्ट कार्बन होता है तो ऑन सेकेंड कार्बन वी फाइंड अनदर लिंकेज। सेकेंड कार्बन पे हमने देखा कि एक लिंकेज फिर से मिला एमाइड का, एमाइड एक यहां मिलेगा फिर सेकेंड में मिलेगा। अब आफ्टर दिस सेकेंड कार्बन यहां से अगर काउंट किया जाए तो जो 6th कार्बन आएगा वहां फिर से एक एमाइड लिंकेज मिलेगा। तो जो एमाइड लिंकेज है वो अपने आप को रिपीट कर रहा है आफ्टर फिक्स्ड गैप ऑफ 2 and then 6. So on those grounds, this compound is named as nylon 2 nylon 6. These two are very common biodegradable polymers. Please make sure कि ये सारे नाम याद रहें. So this was all about the chapter polymers. I'll be taking up the chemistry in everyday life in the next video lecture. Thank you so much.